अच्छा, एक वर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? मानव शास्त्र, जिसमें मानवों की स्टडी करी जाती है, इंसानों का अध्ययन, उनके समाजों का अध्ययन, उनकी संस्कृतियों का अध्ययन और उनकी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो उनकी जैविक संरचना है, इतिहास से लेकर आज तक कैसी रही है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें स्टडी करी जाती है कि मानव का विकास कैसे हुआ है, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार कैसे होते हैं, उनकी भाषाएं कैसी हैं, उनके ट्रेडिशन, उनकी परंपराएं कैसी हैं और इंसान विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में कैसे रहता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इसमें संस्कृति में जो प्रथाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जो किसी संस्कृति में विश्वास होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं एंड किस प्रकार से ये मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे हमारी संस्कृति क्या है कि हमारे कपड़े कैसे होंगे, हमारा खान पान कैसे होगा, हम किन देवताओं को मानेंगे, तो ये हमारी संस्कृति तय करती है। और ये वाले जो पैटर्न है ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके जीन्स की स्टडी करी जाती है और इंसान विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट्स में कैसे रहता है उसकी स्टडी करी जाती है। आर्कियोलॉजी में स्टडी करी जाती है कि पास्ट में इंसान जिन सोसाइटीज में रहता था उसको एग्जामिन किया जाता है। जैसे कि आर्कियोलॉजी में खुदाई करी जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किसी जगह पे इंसान रह रहे थे, उनके द्वारा कौन से खान पान यूज किए जाते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, किस प्रकार की ज्वेलरी थी, किस प्रकार के टूल्स वह अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे, जो उनकी बिल्डिंग्स थी वो कैसी थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उसकी खुदाई करी गई। ओवरऑल यदि हम बात करें तो इंसानों के बीच विविधता की स्टडी करी जाती है और उनके बीच एक समानता की स्टडी करी जाती है कि इतिहास में उनके बीच एक समानता कैसे थी, या उनके बीच डिफरेंसेस क्या क्या थे, और वर्तमान में जितने भी इंसान दुनिया के अंदर रहते हैं उनकी एक समानता क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसका मतलब ये है कि मानव के बारे में स्टडी करेंगे फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और मुख्य रूप से किसकी स्टडी करेंगे? महिलाओं की। तो इनके द्वारा स्टडी करी गई कि देयर आर मल्टीपल एथनिसिटीज इन दिस वर्ल्ड, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इस दुनिया के अंदर पाई जाती है और इनके द्वारा बहुत सारी प्रजातियों की स्टडी करी गई। और उसके बाद इनके द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया कि दुनिया की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें महिलाओं और पुरुषों की जो शारीरिक डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ प्रजातियों में तो डिफरेंसेस पुरुष और महिला में उतने ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से डिफरेंसेस है, परंतु कुछ प्रजातियों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। समुदायों के द्वारा महिलाओं को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का पूरा अवसर दिया गया है, वहां पर ज़्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं दिख रहे, बल्कि जिन समाजों के द्वारा रिवाजों के आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर महिलाओं को अवसरों से रोका गया है, वहां पर महिलाएं कमजोर ही दिखी है। तो शारीरिक रूप से जो महिलाएं थोड़ी सी ताकतवर हो सकती थी वो और ज़्यादा कमज़ोर होगी। क्यों कमज़ोर होगी? कि कहा कि तुझे तो अपने हार श्रृंगार की तरफ ही ध्यान देना है, तुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, तुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है। बाहुबली मूवी तो देखी है सभी ने, दोनों बाहुबलीज देखी है। तो एक वो लड़की थी जो तीर कमान चला रही थी, उसमें क्या नाम था उसका। तो कुल मिला के यदि हम बात करें तो वहां पर एक महिला को अवसर मिल रहा है एक प्रकार से। हालांकि डिफरेंसेस है परंतु उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक महिला भी लड़ाई लड़ रही है। समाज के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं से ही महिला की वर्तमान स्थिति बनी है। समाज की स्थितियां कुछ और होती, समाज की अरेंजमेंट्स कुछ और होती तो शायद उनकी स्थिति कुछ और होती। तो जैसी स्थिति समाज एक महिला की निर्मित कर देता है वैसी ही उसकी अवस्था होती है। तो महिला को बता दिया गया कि तुझे घर के काम ही करने हैं, जोर वाला तुझे कोई काम नहीं करना है और बच्चों की ही परवरिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन एरियाज के जंगलों में देखती होंगे कि कुछ महिलाएं पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो इतनी जल्दी से चढ़ जाती है शायद पुरुष भी न चढ़े। पेड़ों को काट रही हैं वो ऊपर चढ़ के, और पुरुष भी कई बार उस काम को नहीं कर पाते। तो महिला को क्या बता दिया गया? जहां पर महिलाओं को ये बता दिया जाएगा कि तेरा काम सिर्फ घर के काम करना ही है, बाहर तुझे जाना नहीं है, तो शायद फिर वो धीरे धीरे प्रथा बन जाएगी और फिर वो सक्षम ही नहीं रहेगी फ्यूचर में उस काम को करने की। दूसरा, और कह दिया गया कि तुझे तो बच्चों की ही परवरिश करनी है, इसके अलावा तेरा कोई काम है नहीं। पर जिन समाजों में महिलाओं को अनुमति दी गई है कि वो बाहर जाके काम करें तो उनके अंदर वो स्किल डेवलप होती है। जैसे मैं जंगलों का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई स्त्री पेड़ पे चढ़ के उसकी छंटाई कर रही है, ऐसा देखने को मिलता है। तो क्यों वो महिलाएं कर पा रही हैं? और ऐसी भी जगह है जहाँ पर महिलाओं को पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता। कुछ गाँव ऐसे भी हैं, हमारे नियर बाई ही होंगे, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको वो अवसर ही नहीं दिया गया, उसके द्वारा वो प्रयास ही नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्षमता
को विकसित होने में महिला को जब रोक दिया जाता है तो शायद वो स्किल उसके अंदर डेवलप ही नहीं होगी, और पुरुष को भी रोका जाएगा तो पुरुष के अंदर भी नहीं होगी। इसलिए बात पुरुष और महिला की है ही नहीं। बात यहाँ पर यह है कि जिसको स्किल डेवलप करने का मौका मिला उसके द्वारा करी गई और आगे की जनरेशन्स ने उसको फॉलो किया। परंतु जब उसको रोक दिया गया तो आगे की जनरेशन्स ने भी यही सोचा, आगे की लड़कियों ने भी यही सोचा, आगे की महिलाओं ने भी यही सोचा कि हमारा काम तो घर के काम करना ही है, बच्चों की परवरिश करना ही है, इसके अधिक हमें कुछ काम करना नहीं है। बहुत सारी महिलाएं इस अवसर को ही हासिल नहीं कर पाती कि उनको अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करने का अवसर मिले। तो जब उनको विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेंगे। उनको शुरू से ही कहा गया है कि तुम्हारा जो स्फीयर है, तुम्हारा जो एरिया है वह घर की चार दीवारी के अंदर है, घर की चार दीवारी के बाहर आपको नहीं जाना है, पब्लिक स्फीयर आपका नहीं है। तो ये समाज की परंपराओं के द्वारा, समाज की मान्यताओं के द्वारा बता दिया गया। जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर होता गया। एक महिला ने अपनी माता से सुना होगा, दादी से सुना होगा, परदादी से सुना होगा, उसने भी आगे की जनरेशन को यही नॉलेज ट्रांसमिट किया। तो ये जब कौशल विकसित करने किया नहीं जा रहा है तो शायद वो उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, और फिर हम उसको नेचुरली ही मानना शुरू कर देंगे कि नहीं यार महिलाएं तो कर ही नहीं सकती कुछ, क्योंकि अब से कोशिश ही नहीं करी गई है, एक लंबे समय से कोशिश नहीं करी गई है, तो कैसे उसके अंदर वो वाला गुण विकसित हो पाता। शुरू से ही एक महिला को बता दिया जाता है कि उसको अपने पर्सनल रिलेशंस को सही करने के ऊपर पूरा ध्यान देना है। महिला एक माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, इन रूपों में महिला को अपने रोल प्ले करने पड़ेंगे। एक मर्यादा में रहना पड़ेगा, माँ के रूप में भी, एक पत्नी के रूप में भी, एक बेटी के रूप में भी। तो उसको कहा गया कि तेरी जिम्मेदारी ये है कि तुझे इसकी प्योरिटी बना के रखनी है, इन रिलेशंस की प्योरिटी बना के रखनी है। तुझे एक माँ के रूप में सक्सेसफुल होना है, तुझे एक बेटी के रूप में सक्सेसफुल होना है, तुझे एक पत्नी के रूप में सक्सेसफुल होना है। और शायद एक महिला का पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। तो इस चीज की ओर ज्यादा फोकस है, बल्कि उस चीज की ओर फोकस नहीं है कि उसकी पर्सनल सक्सेस क्या है। उसको ये नहीं बताया जा रहा कि मेन जो तेरा काम है दैट इज योर एजुकेशन। कल को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये पर्सनल सक्सेस की तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि ज्यादा फोकस किसकी तरफ किया जाता है, पर्सनल रिलेशंस की तरफ। आप भी एज्यूम कीजिए कि आपके समाज में कोई लड़की है तो वो लड़की सोचे, किसी के घर में माँ है, बेटी है, पत्नी है, तो वो भी इस तरीके से सोचे कि वह उससे क्या एक्सपेक्ट करेगा। कि एक महिला अगर पर्सनल रिलेशंस में नाकामयाब रहती है और वह एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है तो क्या आप उसको अच्छी चीज मानेंगे? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग उसको अच्छी चीज नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं यार, अपने बाप की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाई, अपने पति की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाई, तो इसलिए वो महिला चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले उसको उसी नजरिए से देखा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा समाज महिलाओं से क्या एक्सपेक्ट करता है, और एक महिला भी अपने आप से यही एक्सपेक्ट करती है, और महिला भी उन जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती है। चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जितनी मर्जी क्रांति की सोच उनके अंदर विकसित कर लें, कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि खून में वो चीज रस बस गई है, क्योंकि बचपन से ही ये बताया गया है ना। जैसे रास्ते से गुजर रहे हो, एक मंदिर आता है, उसको माथा टेकने की एक आदत आपकी पड़ी हुई है, और कभी आपने उसको माथा नहीं टेका और अगले ही मोड़ पे अगर तुम गिर जाते हो तो तुम्हारे माइंड में आइडिया आएगा कि नहीं मैंने माथा नहीं टेका, मेरे साथ बुरा हुआ, तो फिर रोज ही माथा टेकते हुए जाओगे। अब उसका तर्क, उसका रीजन, उसका आर्गुमेंट क्या है पता नहीं है, बट बस सिर्फ इतना सा आइडिया है कि मैंने उसको करना ही करना है। लाइक वाइज जो हमारी धारणाएं बन जाती है वो टूटना बड़ा मुश्किल सी होती है, क्योंकि बचपन से ही बता दी गई है, हमारी चमड़ी में बस गई है, हमारे खून में वो रस बस सी गई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर नॉन वेज नहीं खाता है और सडनली एकदम से उसको नॉन वेज खाना पड़ जाए तो शायद उसको उल्टियां तक आ जाए। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि अंदर ही अंदर उसने उस चीज को बुरा मान लिया है कि गलत है ये। लड़कों को शुरू से ही बताया जाता है कि आपको फर्म रहना है, एक चीज के ऊपर अड़िग रहना है, असर्टिव अपना दावा प्रस्तुत करना है, और एग्रेशन, गुस्सा आपके अंदर होना चाहिए। ये एक पुरुष के, एक लड़के को शुरू से बताया जाता है कि फर्म, तुझे दृढ़ होना है, जवान से मत मुकरना। ये वाली चीजें बोली जाती है ना कि मर्दानी जवान देनी। असर्टिव, आपको अपने आप को असर्ट करना है। अग्रेसिव, यदि आपको गुस्सा नहीं आता तब भी आप मर्द नहीं है। गर्ल्स आर टॉट टू बी ओबीडिएंट, महिलाओं को बताया गया कि आपको पालन करना है, शाई रहना है, संकोच करना है, सबमिसिव, झुक के रहना है। लड़कों को बताया जाता है कि यदि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लॉयर्स बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर भी बन सकते हो। परंतु महिलाओं से ज्यादातर एक्सपेक्टेशन ये करी जाती है, स्कूल टीचर बन जा, नर्स बन जा, सेक्रेटरी बन जा, ऐसी चीजें बताई जाती है ना। अब स्कूल टीचर का क्या आ गया? बीएड का सुन तो रहे ही हो तुम। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाओ, वहां लड़कों को किसने रोका है बीएड करने से? पर लड़कियां ही कर रही है ना ज्यादातर। नर्सिंग में भी लड़कियों की ही भीड़ लगी हुई है। तो
तो क्या है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और एक महिला भी ये मान रही है कि मैं इसी प्रोफेशन को चुनूंगी। तो एक महिला की प्रोफेशनल लाइफ क्या हुई रही है, शायद ही उसके कारण वह किसी पॉलिटिकल पोजीशन तक पहुंच पाए। जैसे आपके गांव में कोई प्रधानी का इलेक्शन लड़ती है महिला, अगर मान लीजिए वो काबिल डॉक्टर रही है, इंजीनियर रही है, तो आप उसकी उस सिग्निफिकेंस को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि वह किस पुरुष के साथ जुड़ी हुई है, उसका पति क्या करता है। मोस्टली तो यही देखा जाता है ना कि एक महिला की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कभी भी हम उस नजरिए से नहीं देखते जैसे कि एक पुरुष की प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं। जैसे जैसे समाज की चेतना समाज में व्याप्त अन्यायों के खिलाफ बढ़ती जा रही है, वैसे ही एक जरूरत यह महसूस हुई है कि महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको चुनौती दी जानी चाहिए और उसको चेंज किया जाना चाहिए। फेमिनिस्ट जो सिद्धांत है, महिलावादी जो सिद्धांत है और जो आंदोलन है, वो कहते हैं कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति और पुरुष और महिला के बीच की असमानता को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए। राजनीति में एक इशू बनना चाहिए कि महिला की स्थिति को कैसे सुधारा जा सके। फेमिनिस्ट जो थॉट है इसके बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धाराएं। एक नदी होती है, उसकी छोटी छोटी धाराएं होती हैं। उसी तरीके से फेमिनिस्ट जो महिलावाद है वह एक बड़ा रूप है, उसकी आगे शाखाएं हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, उसकी छोटी छोटी नदियां हैं, उसके कुछ हिस्से हैं। तो जितनी भी जो स्ट्रीम्स हैं, जितने भी जो हिस्से हैं, वह ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि महिलाओं को असमान क्यों माना जाता है, समाज में उनकी स्थिति पुरुषों से नीचे क्यों रखी गई है। आगे लिखा है कि यदि इस प्रकार का अन्याय महिलाओं के खिलाफ शुरू से ही चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमें आज के टाइम में ही लाइमलाइट में देखने को मिलता है। तो इसमें एक आर्गूमेंट दिया गया है। वो आर्गूमेंट ये है कि शुरू में जब शुरू की जो सामाजिक संरचना थी, जब इंसान मुख्य रूप से आप कह सकते हैं जंगलों में रह रहा था, ठीक है, जंगलों में रह रहा था, जिसको केव इरा भी आप बोल सकते हैं, एज भी बोल सकते हैं। जब इंसान गुफाओं में रहता था, अ सॉर्ट ऑफ आदि मानव की तरफ जीवन व्यतीत करता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। जब इंसान की जो चेतना थी वो उतनी विकसित नहीं हुई थी। मोबाइल फोन सीधा तो नहीं आ गए ना इंसान के हाथ में, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। कहीं पे दो पत्थर टकराए होंगे तो आग की चिंगारी निकलकर आग जली होगी, फिर धीरे धीरे पता चला होगा कि इस पे खाना भी बनाया जा सकता है। शुरू में लकड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगाया गया और ये बोला गया कि इस पे खाना पकाएंगे, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंसान को लगा कि ये जो लकड़ी के ऊपर लेप लगा रहा हूँ तो क्यों ना मैं मिट्टी का ही बर्तन बना लूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है। जैसे पहिया आया, पहिए पे बैलगाड़ी बनी, फिर बैलगाड़ी से सोचा कि क्यों ना कुछ और बनाया जाए, तो आज हम हवाई जहाज तक भी पहुंचे हैं, आज हम कारों तक भी पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे ही विकास हुआ है। तो जब चेतना का उतना विकास नहीं हुआ था, अर्ली स्टेजेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, शुरू में सामाजिक जो ढांचा हुआ करता था उसमें जैसे कि महिला और पुरुष में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही, जैविक आधार पर उनके बीच विभाजन पाए जाते हैं। पर जब मैं ये कहता हूं कि एक महिला भी लड़ाई लड़ सकती है, तो मैं ये कहता हूं कि वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, एक महिला बंदूक तो चला सकती है ना, बेशक वो फिजिकली ना लड़ पाए, पर तीर कमान तो चला सकती है, उतने ही कौशल से चला सकती है जैसे कि एक पुरुष चलाता है। जब मैं ये कहता हूँ कि महिला और पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी स्किल को अपने तरीके से डेवलप कर सकती है, उन डोमेन्स में भी डेवलप कर सकती है जिनमें पुरुषों के द्वारा डेवलप करी गई है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ कि पुरुष जो कि शारीरिक रूप से ताकतवर थे, स्टेबल थे, कंपैरिजन में महिलाओं से थोड़ा ज्यादा ताकतवर थे। डिफरेंस हो सकता है डिग्री का कि महिलाएं कम ताकतवर थी और पुरुष थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम हंटिंग करने जाते हैं, हम शिकार पे जाते हैं और कुछ जो रिस्की काम है वो हम करते हैं, जानवरों से रक्षा हम करेंगे, तो ये पुरुषों के द्वारा चुन लिए जाते हैं। महिलाओं को पुरुषों के द्वारा बोला गया कि आप बच्चों की देखभाल करिए, हम बाहर जाके शिकार करके आते हैं, जानवरों से भी रक्षा हम ही करते हैं, और आप बच्चों की देखभाल कीजिए जहाँ पर, और महिलाओं को बोला कि आप जो है वो घर के काम को परफॉर्म कीजिए। अब ये वाली जो व्यवस्था थी वह म्यूचुअल केयर के ऊपर आधारित थी और एडजस्टमेंट के ऊपर आधारित थी। यानी कि आपसी बातचीत हुई और कहा कि ठीक है, मैं ये वाले काम कर लेती हूँ, आप वो वाले काम कर लो। इसमें किसी भी महिला के द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया गया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक दो चीजें होती हैं कि एक आपके ऊपर कोई चीज थोपी जाती है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है यार, मैं ये वाले काम कर लेती हूँ, जब मैं ये वाले काम कर लेता हूँ आप ये वाले काम कर लो। एक होता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तू महिला है तो तुझे यही काम करना पड़ेगा। तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आपसी
बातचीत से, आपसी प्यार से उन्होंने उसको रिजोल्व किया। तो इसमें महिलाओं के द्वारा विरोध भी नहीं किया गया कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ये वाले काम कर लूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, आग से हमने खाना बनाना सीख लिया, पहिए से हमने बैलगाड़ियां बना ली, ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे थे। तो बहुत सारे चेंजेस समाज के अंदर तो हमें देखने को मिलते हैं, परंतु ये वाली जो स्थिति कि महिला केवल घर के काम करेगी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था, अब जबरदस्ती ये बोला गया कि आपको ये परमानेंटली ये वाले काम करने पड़ेंगे।